हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैस स्टेट का एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास गैसेस लॉज। ओके, इस टॉपिक में हम गैस के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉज एंड गे लुसेक लॉज। ओके, इस टॉपिक में हम उनके ग्राफ्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते टॉपिक। तो पहला हमारे पास जो लॉ है गैसेस में वो है फर्स्ट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट बोल लो, या द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट, या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज ओके, ये इज है, ऐसे लिख देते दोबारा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the pressure of gas, proportional to the pressure of gas, to the pressure of gas। बिल्कुल इजी लॉ है। देखो ये ऑब्लिक है। बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। तो यहाँ पे देखो मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। किसके इन्वर्सली है? प्रेशर के। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट के अपॉन पी। के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है बॉयल्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयल्स कांस्टेंट, बॉयल्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स में याद रखना टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखो आइसो मीन्स तो होता है सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ओके, जिस कंडीशन में टेम्परेचर आपका सेम हो, सेम मीन्स कांस्टेंट, वो कंडीशन कहलाती है आइसोथर्मल कंडीशन। बॉयल्स लॉ बोलता है जो वॉल्यूम होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो यहाँ से फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ कि पी वी इजकल टू के, ये बॉयल्स का रिलेशन। ओके, इफ नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। इफ टू गैसेस, अगर गैसेस दो है, ओके, तो P1 V1 इजकल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, P2 V2 इजकल टू कांस्टेंट के, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं बोलूँ, मैं लिख सकता हूँ कि P1 V1 इजकल टू क्या हो जाएगा? P2 V2, क्योंकि देखो दोनों के लिए कांस्टेंट के सेम है, एंड P1 V1 इजकल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ आपको पता होना चाहिए। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं सीबीएसई में भी, एंट्रेंस में भी। ओके, तो बॉयल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं बॉयल्स के ग्राफ्स, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो हम यहाँ पे ग्राफ सीखेंगे, शॉर्ट मेथड से सीख लेंगे, बिल्कुल ईजी है। ओके, एंट्रेंस में उस पर क्वेश्चन 100% आता है बॉयल्स लॉ में, जो ग्राफ्स होते हैं ऑर्डर का, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अब हम करते हैं बॉयल्स के ग्राफ्स। इसका सेकंड ग्राफ बॉयल्स का, ओके, बॉयल्स का ही सेकंड ग्राफ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, देखो बॉयल्स क्या था? वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इस इक्वेशन को देखो दो तरह से पढ़ सकते हैं,
किसको मैं बोल सकता हूँ, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर। ओके, तब मैं डायरेक्टली वर्ड यूज़ करूँगा तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन प्रेशर। देखो इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर। अगर डायरेक्टली वर्ड यूज़ नहीं करना, इन्वर्सली करना है, तो इन्वर्सली हम बोल ही रहे हैं वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मीन्स इट मीन्स क्या है, देख लो यहाँ पे एक ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे V एंड 1 अपॉन P का कर्व निकालूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इसको रीड कैसे करते हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। ओके, डायरेक्टली बोल दिया तो 1 अपॉन P, और इन्वर्सली बोलूँगा वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अभी भी प्रोपोर्शनल लिखा है। ओके, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, तो चाहो तो आप ग्राफ की इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें कौन सा ग्राफ बन रहा हूँ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाला, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ये स्ट्रेट जो लाइन है स्लोप है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स आइसोथर्म मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या है हर पॉइंट पे सेम, टेम्परेचर क्या है हर पॉइंट पे सेम। ये तो हमें पता चल गया क्योंकि बॉयल्स लॉ है, आइसोथर्मल कंडीशन होती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है, देखो ये मेरे पास एक ग्राफ है सेम एज इट इज जो ये वाला ग्राफ बना रहे हैं हम। तो ये वॉल्यूम 1 अपॉन प्रेशर, ये फर्स्ट कर्व, सेकंड एंड थर्ड। टेम्परेचर इसको ले लेते हैं T1, T2 एंड T3। तो यहाँ पे भी आता है कि क्वेश्चन की किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किस कर्व किस स्लोप का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऑर्डर बताना है। देखो अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट कर लेते हैं। चलो यही कर लेते दोबारा। तो मैंने इन तीनों के लिए 1 अपॉन P की वैल्यू क्या कर लिया है कांस्टेंट। अब हमें पता है PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू NRT। अगर मैं V निकालूँ तो NRT अपॉन क्या आएगा P। ओके, अब देखो यहाँ पे N फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होता है, N हमारे पास क्या है कांस्टेंट, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 1 अपॉन P को मैंने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर। ओके, 1 अपॉन P को मैं अलग से लिख दूँ ऐसे, एक मिनट यहाँ पे इरेजर लेते हैं। तो 1 अपॉन P को क्या ले लिया है, P नीचे जाएगा 1 अपॉन P। ओके, इसको भी क्या ले लिया है कांस्टेंट। तो बच्चा क्या, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो 1 अपॉन P को मैंने कांस्टेंट ले लिया एक स्ट्रेट लाइन डालकर। ओके, N और R हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचा, टेम्परेचर। तीन वैल्यूज कांस्टेंट और की वॉल्यूम और टेम्परेचर बचा है। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर। इट मीन्स जिसका वॉल्यूम होगा ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा ज़्यादा। अब इनमें से वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, अगर मैं देखूँ ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड है और ये थर्ड। तो इसको बोल देता हूँ V1, V2 एंड V3। किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, साफ दिख रहा है V3 वाई एक्सिस में, तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा ज़्यादा। मीन्स टेम्परेचर थर्ड का ज़्यादा है, फिर सेकंड का एंड फर्स्ट का। तो ये हो गया हमारे पास V वर्सेस 1 अपॉन P का ग्राफ, जिसमें 3 स्लोप दे रखे होंगे, पूछा जाएगा किसका टेम्परेचर ज़्यादा है ऑर्डर। तो ये ऑर्डर हमने निकाल लिया, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। अब हम करते हैं नेक्स्ट ग्राफ। थर्ड ग्राफ है हमारे पास बॉयल्स लॉ का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इंपॉर्टेंट इसलिए कई बार ये भी आ जाता है। तो हमारे पास ग्राफ है PV वर्सेस P और V। ओके, PV का ग्राफ बनाएंगे किसके वर्सेस P या फिर V के। अब यहाँ पर देख लो समझने का सबसे इम्पोर्टेंट, बॉयल्स लॉ बोलता है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, देन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये अभी हमने पढ़ा 2-3 बार। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल
गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताती है? आइडियल गैस इक्वेशन बताती है कि पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन देखो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ये बॉयल्स लॉ में। तो मीन्स ये तीनों वैल्यू ही कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू के। ओके, तो बॉयल्स लॉ यहीं से आता है पी वी इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है? देखो इन तीनों में से अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो मेरे को के की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगी, हाई। टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो के भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तीनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो के भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ओके, तो जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर पर। किस पे? टेम्परेचर पे। यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं पी वी वर्सेस, देख लो पी वी वर्सेस वी। अब पी वी वर्सेस वी का ग्राफ क्या होता है? इफ़ प्रेशर इज चेंज, प्रेशर इफ प्रेशर इज चेंज, अगर मैं बोलूँ प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है, देन वॉल्यूम विल बी ऑटोमेटिकली चेंज, विल बी automatically change, but नेक्स्ट पेज लेते हैं, their product remains constant, बस their product remain constant। देखो इसका मतलब क्या है? अगर देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं कि पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट है। अगर मैं बोलूँ देखो प्रेशर बढ़ रहा है, ओके, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। अगर मैं इसमें वॉल्यूम को बढ़ाऊँ तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ओके, वॉल्यूम को चेंज करूँगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, प्रेशर को चेंज करूँगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसलिए जो ओवरऑल वैल्यू है पी वी की वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। इसलिए पी वी वर्सेस वी का ग्राफ ये होता है एक स्ट्रेट लाइन। चलो ये तो आ गया स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि सेम ये ग्राफ है, ओके, ये क्या है? एक ग्राफ। तो पी वी वर्सेस वी, यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वही टेम्परेचर, आइसोथर्म T2 एंड T3। अब यहाँ पे भी ऑर्डर बताना है टेम्परेचर का, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा उसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी के की वैल्यू भी कम होगी। और पी वी इजकल टू क्या होता है? के होता है, बॉयल्स लॉ। इट मीन्स देखो जिसका के ज़्यादा, सिंपल सा बोल सकते हैं, जिसका के ज़्यादा उसका पी वी ज़्यादा। ओके, तो पी वी किसका ज़्यादा? ये 1 2 और 3 में। तो जो पी वी 3 है, इस टाइप से लिख देता हूँ मैं, पी वी 3 बड़ा है किससे? पी वी 2 से। ओके, और ये पी वी 1, ठीक है। पी वी 3 बड़ा है तो मीन्स जो K3 होगा वो बड़ा होगा, K2 K1 अगर मैं मान लूँ K1 K2 K3, तो इस केस में उसका टेम्परेचर भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे दोबारा बता देते हैं, अगर ये फॉर्मूला है, अगर देखो पी वी अगर 3 का बड़ा है तो के भी यहाँ पे किसका बड़ा होगा? थर्ड वाले का। और के जिसका ज़्यादा हो तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ओके, तो के किसका ज़्यादा है? जिसका पी वी ज़्यादा। पी वी इन तीनों में किसका बड़ा है? देखो ये थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले का के बड़ा तो उसी का टेम्परेचर भी बड़ा। तो टेम्परेचर का यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया? T3 ग्रेटर देन है T2 से, और T2 ग्रेटर देन है T1 से। तो बॉयल्स लॉ में 3 ग्राफ आते हैं, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। सबके सब आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। देखो ये तीनों ग्राफ हमने यहाँ पे पढ़ लिया, फर्स्ट ग्राफ एंड सेकंड एंड थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई मेंस वगैरह में पूछ लेते हैं, या फिर मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लॉ, चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ है हमारे पास गैसेस लॉ, वो है चार्ल्स लॉ। ओके, जैसे ही हमने बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को एक्सप्लेन करा था, सेम एज इट इज़ चार्ल्स के भी आएंगे। ओके, अब चार्ल्स लॉ क्या होता है देख लो। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट
एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड amount of gas, the volume of fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature, directly proportional to absolute temperature. Okay? तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या होता है चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है प्रेशर, ओके, जो कि वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है प्रेशर तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोबारिक कंडीशन, आइसोबारिक कंडीशन, ओके। आइसो मीन्स सेम और बारिक मतलब प्रेशर, जहाँ पे सेम प्रेशर हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ओके, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं V/T इजकल टू के। के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ल्स कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर, चार्ल्स कांस्टेंट, ओके। तो ये फॉर्मूला है चार्ल्स कांस्टेंट का, सॉरी चार्ल्स लॉ का। तो ये बिल्कुल ईजी है। इफ़ टू गैसेज के लिए भी कर ले, इफ़ टू गैसेज, तो V1 अपॉन क्या, T1 इजकल टू क्या हो जाएगा, के, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली V2 अपॉन T2 इजकल टू हो जाएगा के, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो के V1 अपॉन T1 के बराबर भी है और के V2 अपॉन T2 के इक्वल भी है, तो V1 अपॉन T1 इजकल टू हो जाएगा V2 अपॉन T2। तो ये टू गैसेस के लिए ये फॉर्मूला आ गया चार्ल्स के, ओके। चार्ल्स के दो फॉर्मूले जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब आता है यहाँ पे इसके ग्राफ्स। अब हम करेंगे चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स, ओके। तो ग्राफ करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लो यहाँ पर चार्ल्स लॉ पे ही, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ मैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है, द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और imaginary temperature at which the gases are supposed to occupied zero volume is called absolute ज़ीरो। देखो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ये एक लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर है। हाइपोथेटिकल मीन्स ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, हाँ इमेजिनरी हम कर सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे माना जाए जो गैसेस का वॉल्यूम है, जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे ज़ीरो हो जाए, ओके। देखो वो टेम्परेचर की रेंज होती है, उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। वो टेम्परेचर होता है हमारे पास -273.15 डिग्री सेल्सियस, या जिसको केल्विन में बोले तो 0 केल्विन। इसका मतलब है कि कोई भी टेम्परेचर की रेंज इससे नीचे नहीं जाती। इस टेम्परेचर पे आके जो गैसेस भी हैं उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। बट ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी, ओके, हाइपोथेटिकल। ये 0 लिखा है, 0 केल्विन। और इस टेम्परेचर से पहले, ओके, बिफोर दिस टेम्परेचर ऑल गैसेज आर लिक्विफाई। इस टेम्परेचर के पहुँचने से पहले सारी गैसेज क्या हो जाती है, लिक्विफाइड।
और इस टेम्परेचर पर अगर मान भी ले कोई गैस पहुंच भी गई तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसलिए हाइपोथेटिकल है। ओके, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है हाइपोथेटिकल इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाइड ज़ीरो वॉल्यूम। अब वो कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन। अब हम यहाँ पे करते हैं चार्ल्स लॉ के ग्राफ। चार्ल्स लॉ में क्या था इसका ग्राफ, ओके, चार्ल्स लॉ बोल रहा था कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो V इजकल टू के टी, ओके, मीन्स V इजकल टू के टी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको पता होगा सबको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये V है, ओके, ये एक्स एक्सिस में मैंने T को लिख दिया। अब देखो ये टेम्परेचर ले लेते हैं 300, ओके, ये 200, ये 100, 0, ये माइनस में लेते हैं, -300, -200, -100, 0, फिर 100 पॉजिटिव में, ओके, इस टाइप से। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर रेंज है -273 से नीचे नहीं जाती, ये लास्ट टेम्परेचर रेंज होगी -273, ये जो मैं ग्रीन कलर से डॉट डाल दूँ इसमें, ओके, ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 0 केल्विन बोलते हैं, और एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस टेम्परेचर पे से पहले गैसी जो होगी लिक्विफाई हो जाती है। तो इस टेम्परेचर रेंज पर मैं ये 3 कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले डॉट डॉट और ये 1 2 3, ओके। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आइसो बार, मीन्स इनका जो प्रेशर है हर पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ देखूँ हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ये आइसोबारिक कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर फर्स्ट है, ये प्रेशर सेकंड है, और ये प्रेशर थर्ड है। तो तीनों में आपको वही ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने का तरीका अभी बताया था, आपको कुछ नहीं करना, किसी भी एक को देखो, या तो यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो या फिर टेम्परेचर को, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेता हूँ, ये एक लाइन डाल लेता हूँ डॉट डॉट करके। मैंने क्या कर लिया, तीनों के लिए टेम्परेचर फिक्स कर दिया कांस्टेंट। जैसे ही तीनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट देख लो, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, ओके, PV इक्वल टू nRT। N फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। ऊपर वाली तीनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओके, मीन्स जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका प्रेशर कम, ओके, हमें प्रेशर निकालना है। तो मीन्स अगर यहाँ पे वॉल्यूम किसका ज़्यादा, अगर मैं देखूँ, ये डॉट डॉट करके मिला देते, 1 2 एंड ये 3, ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम तो 3 का ज़्यादा है, किससे, 2 से, और ये 1। प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, रेसिप्रोकल। देखो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका प्रेशर कम, मीन्स P3 का यहाँ पे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा P2 का, एंड सबसे ज़्यादा होगा P1। तो ऑर्डर क्या है, P1 ग्रेटर है P2 से, और P2 ग्रेटर है P3। तो ये होता है हमारे पास चार्ल्स लॉ का ग्राफ, ओके, पूछा जाता है ये ऑर्डर। तो अगला आता है हमारे पास नेक्स्ट गैसेस लॉ पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास थर्ड, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ, एंड थर्ड के लुसेक लॉ, लुसेक्स लॉ, ओके। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है गे लुसेक लॉ में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of fixed amount of gas is directly proportional to
temperature, directly proportional to temperature of gas। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। तो कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ओके, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोकोरिक, CHORIC। ओके, आइसोकोरिक कंडीशन। आइसो मीन्स सेम और कोरिक मीन्स वॉल्यूम। ओके, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे भी एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। देन P/T इज इक्वल टू K। K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, गे-लुसेक कांस्टेंट, गे-लुसेक कांस्टेंट, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, गे-लुसेक कांस्टेंट ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इफ टू गैसेस के लिए अगर मैं निकालूँ तो P1/T1 इज इक्वल टू K, इक्वेशन फर्स्ट, तो ये पीछे आया था P/T। ओके, तो सिमिलरली P2/T2 इज इक्वल टू K, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ओके, तो ये रिलेशन है। तो लॉज तो इसके बहुत इजी है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली बोला जाता है। ओके, इसके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊँ अब इसके, ओके, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका ग्राफ। स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर का ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोकोरिक कंडीशन। मीन्स इसके हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आइसोकोर। ओके, आइसोकोरिक कंडीशन बोल रहे हो, आइसोकोरिक, लो मीन्स हर पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर यहीं पर मैं अगर 3 कर्व बना दूँ ये किसके, वॉल्यूम के, ये इसको ले लेते हैं V1, इसको ले लेते हैं V2 एंड इसको ले लेते हैं V3। अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर कुछ नहीं है, आपको बस वही एक दोनों एक्सिस में से एक तरफ लाइन डाल देनी, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो या फिर प्रेशर। देखो मैंने टेम्परेचर को क्या कर लिया, तीनों के लिए फिक्स्ड मीन्स सेम कांस्टेंट। और हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन V इज इक्वल टू nRT। देखो यहाँ पे क्या हो गया, N फिक्स्ड अमाउंट है कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर को मैंने कर लिया कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू nRT/V। इट मीन्स जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम, और जिसका प्रेशर कम होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा। देखो दोबारा बताते हैं, यहाँ पे N फिक्स्ड अमाउंट स्टेटमेंट ही बोल रहे हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमने खुद ही कांस्टेंट कर लिया। तो ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट होगी, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हो गया है। ओके, तो मीन्स जिसका प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम। अब देखो प्रेशर किसका ज़्यादा है, सबको दिख रहा है, आप तो देख कर डायरेक्ट ही कर दोगे। ओके, तो प्रेशर किसका ज़्यादा है, P1 का या P2 का या P3 का, तो दिख रहा है यहाँ पे प्रेशर जो है P3 का ज़्यादा है। तो प्रेशर P3 ज़्यादा है P2 से, और P2 इज़ ग्रेटर देन P1। बट हमें क्या बताना, हमें तो वॉल्यूम का बताना है, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा हो जाएगा, ओके, अपोजिट हो जाएगा, मतलब P3 का प्रेशर ज़्यादा हो तो वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा, एंड देन V2 एंड V1। तो बताओ ये कुछ टफ था, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। ओके, हाँ, ये कर्व कभी भी आए तो आपको कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, किसी एक एक्सिस पे किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट कर देना और आइडियल गैस इक्वेशन से आप बता सकते हो इजीली। तो ये हो गया हमारे पास गे-लुसेक लॉ, एंड लास्ट आता है हमारे पास एवोगाड्रो लॉ। अब हम पढ़ते हैं अगला, एंड लास्ट लॉ है हमारे पास फोर्थ, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ इम्पोर्टेंट है।
इसकी स्टेटमेंट आती है, बस आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the number of moles of gas is directly proportional to the volume of gas। अब देखो एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी है। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम पे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है के। ओके, और के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगाड्रोज कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगाड्रोज कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, फॉर टू गैसेस के लिए अगर मैं करूँ यहाँ पर तो N1/V1 इक्वल टू के हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सिमिलरली N2/V2 यहाँ पे दिख रहा है देखो, N2/V2 इक्वल टू के, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ पे N1/V1 बराबर हो जाएगा N2/V2, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल है, दोनों इक्वेशन के हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा N1/V1 इक्वल टू N2/V2। इसको और सिंपली लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ N1/N2 इक्वल टू V1/V2। तो ये एवोगाड्रो इक्वेशन से जो लॉ से फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इफ़ एक केस कर लेते हैं, इफ़ V1 बराबर हो जाए V2 के, मीन्स V1 बराबर किसके हो जाए, V2, जिसको मैं लिख लेता हूँ कैपिटल V। क्या होगा अगर V1 V2 के बराबर होगा, तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, ऊपर भी V नीचे भी V, तो ये कटा, ये आ गया 1, देन N1 बराबर N2। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, देखो यहीं से वो इक्वेशन आती है, आप एवोगाड्रो लॉ की इक्वेशन भी पढ़ते, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, contain equal number of molecules। देखो अगर मैं वॉल्यूम इक्वल कर दूँ तो ये लिखा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर क्या आता है, कांस्टेंट। अगर मैं वॉल्यूम इक्वल कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आ जाते हैं, इक्वल। ये हमने प्रूव भी कर लिया। देखो हमने वॉल्यूम इक्वल करा था तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ गए। और यही स्टेटमेंट आप पढ़ते हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर हम वॉल्यूम को बराबर कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप ही आ जाते हैं, जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारे पास हो चुके हैं, ये हमारे चारों लॉ बिल्कुल ईजी था। आपको इनके कांस्टेंट क्या क्या होता है पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, उनका ऑर्डर तो निकालना समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।